हेलो दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम इकाई 4 में संचार माध्यम। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। संचार माध्यम में पढ़ेंगे हम अपना छठा अध्याय। छठा अध्याय क्या है? संचार माध्यमों को समझना। चलिए पढ़ते हैं कि संचार माध्यम क्या होता क्या है। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? तो देखते हैं। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। क्या है? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो भी आप देखते हैं उसी को क्या कहा जाता है? संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उस विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब मीडिया का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर सांप के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीक, ये क्या होता है? इनको पढ़ते हैं। संचार माध्यम और तकनीक। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाले प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यमों क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए, आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। ठीक है, टेलीविज़न के कारण क्या है? हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं।
आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफानी की छवियों को देख सकते हैं, है ना। अमेरिका और जापान में जो फ्लोरिडा का तूफान आया था उसको देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। एक और चीज़ है कि 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया ना। टाइपराइटर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1940 के दशक में। चलिए आगे पढ़ते हैं। संचार माध्यम और धन, है ना, एक हमारा टॉपिक है संचार माध्यम और धन, इनको विस्तार से जानते हैं। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जनसंचार द्वारा जो उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीक है अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। जनसंचार का जो माध्यम है वो क्या करते हैं? लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं, है ना। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। क्या एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये के बीच पड़ता है। संचार माध्यम और लोकतंत्र, है ना, एक टॉपिक फिर आगे हमारा अगला टॉपिक क्या है? संचार माध्यम और लोकतंत्र। इनको पढ़ते हैं कि संचार माध्यम और लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकती है। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उनके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में छपी है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। फिर इधर अलग दूसरे पेपर में क्या छपा है? कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। ये सब हमारे समाचार पत्र के कटिंग हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ
उत्पात लगती, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप पर जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है कि जितना संचार माध्यम स्वतंत्र होंगे उतना संतुलित रिपोर्ट आएगा। ठीक है। संचार माध्यम जो है इनको सरकारों के द्वारा और अन्य किसी के द्वारा बांध के रखा जाता है, मतलब उनको उतनी आज़ादी नहीं दी जाती कि आप कुछ भी छाप दें। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिया जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जनसमुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यम के ऊपर सेंसर लगाया है। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक है, जो कि आपातकाल का था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अब पढ़ते हैं मसौदा तय किया जाना। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दी जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचार में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करने संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। हमारा मसौदा या एजेंडा कौन तय करता है? संचार माध्यम।
अभी हाल ही में संचार माध्यम ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूप आकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर स्थानीय संचार माध्यम के बारे में दिया गया है कि यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों को प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं, तो कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी दे देते हैं। दूसरा उदाहरण जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड उदाहरण है कि खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र, क्या है समाचार पत्र का नाम खबर लहरिया, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है ना। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्रों में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों की प्रतिहिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्हें अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। खबर लहरिया कितने दिनों में छपती है? तो हर 15 दिनों में छपती है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की है। कितने? 8 दलित महिलाओं के द्वारा, ठीक है। इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में, मतलब इसमें कितने पृष्ठ का समाचार पत्र यह था? 8 पृष्ठ का। तो इसमें क्या करते, विभिन्न विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक कौन कौन हो सकते हैं? तो किसान होते हैं, दुकानदार होते हैं, पंचायत के सदस्य होते हैं, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। ये खबर लहरिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है ये। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। यदि सरकार चाहे तो क्या करती है? संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है, अर्थात सरकार के द्वारा अगर किसी घटना की रिपोर्ट छापने से रोका जाता है तो उसे ही सेंसरशिप कहा जाता है।
आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाशन में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। चलिए, एक पॉइंट है कि सामाजिक विज्ञापन। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यह सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है ना। सतर्कता ही सुरक्षा का आधार है। तो चलिए, तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब इनके शब्द संकलन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकाशित, पहला शब्द क्या है? प्रकाशित। इसका तात्पर्य क्या है कि इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कार विवरण आदि से है, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सके। अब सेंसरशिप क्या है? इसका तात्पर्य है कि सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है ना, सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। सार्वजनिक विरोध, इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्रायः रैली, आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में।